चलो सेकंड, मतलब इसी में नेक्स्ट आओ, जो पॉइंट चल रहे हैं ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट अप्रोच। ह्यूमन इन्वायरमेंट अप्रोच, मानव और इन्वायरमेंट का अप्रोच क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट अप्रोच। चलो दो तीन वैसे अप्रोच होते हैं, ये ध्यान से ना, ये कोर ज्योग्राफी आप पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहला अप्रोच है, लिख लो उसको, डिटरमिनिज्म अप्रोच। डिटरमिनिज्म, एवरीथिंग इज डिटरमाइन नहीं होता है, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट सुने आपने? आप किस में बिलीव करते हैं? आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत से फिलोसॉफिकल वे में भी है, बहुत सारे इसमें थिंकर के नाम बताऊंगा मैं आपको। आपको क्या लगता है हर चीज पहले से फिक्स है? एक होता है, आपने सुना होगा, संत लोग बोलते हैं ना, हर चीज पहले से फिक्स है आपका। कुछ लोग कहते हैं फिक्स नहीं होती, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सुना है? आपकी थ्योरी क्या कहती है? आप किस थ्योरी में बिलीव करते हैं? हर चीज पहले से फिक्स है, या अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं? दोनों अप्रोच में सही क्या है? कर सकते हैं? नहीं तो, हाँ, तो लोग ये कहते हैं कि अगर जो हमने चेंज किया वही फिक्स था। समस्या तो ये है ना, डिफाइन नहीं कर सकते, समझिए बात को लेकर के। आपने चेंज करके कुछ किया, जैसे आपकी नियति में था, आपकी किस्मत में कि आप आईएएस नहीं बनेंगे, लिखा हुआ था, और फिर आप बन गए, तो हो सकता लिखा ही हो। समझ रहे बात को लेकर? तो इसको जस्टिफाई किया जाता है। नेचर को समझने के लिए ये तरीका बड़ा समझाया गया है। तो दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं, जिसमें पहला हुआ डिटर्मिनिज्म, लिखो एवरीथिंग इज फिक्स्ड। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, हर एक चीज क्या है आपकी? फिक्स है भैया। इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज फिक्स है। तो लिखो, इसमें लिखो, पहले तो तीन बंदों के नाम लिखो। हम्बोल्ट, HUMBOLT, हम्बोल्ट। दूसरे हैं कार्ल रीटर, REETAR, कार्ल रीटर। और तीसरे हैं रेडजेल, RETZEL, रेडजेल। ये तीनों जो फिलोसोफर हैं, इनके नाम ध्यान से पूछे हुए हैं मिलाने के लिए, ठीक है? तो इसमें एवरीथिंग फिक्स है, तो इसका मतलब देखो दो चीजें हैं, एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है इंसान। दोनों में से जो ज्यादा डोमिनेट करेगा वही फिक्स करेगा। तो इस वाली थ्योरी में क्या डोमिनेट करेगी? नेचर की इंसान? भाई हर चीज फिक्स है, इसका मतलब नेचर सबसे डोमिनेट कर रही है इंसान को, इंसान जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता है, तभी तो फिक्स है ना। तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा? नेचर। समझ में आ रही बात को लेकर? ठीक, दूसरा अप्रोच में आओ, तो उसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म अप्रोच। पॉसिबिलिज्म अप्रोच, पॉसिबिलिज्म, संभववादी अवधारणा। संभववादी धारणा। जानवी, मैंने एक मैसेज किया, जरा उसको बात करो। संभववादी अप्रोच, पॉसिबिलिज्म अप्रोच क्या होता है? इसमें लिखो, पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या हो गया? संभव, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो लिखो ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा एक पॉसिबिलिटी की संभावना रहती है। इसके जो थिंकर हैं वो हैं, ध्यान से, डी ला ब्लास, डी ला ब्लास, BLSH, ब्रूंज, BROONJD, ब्रूंज, बोमेन, BOMEN, कार्ल सावर, कार्ल सावर, डिमांजिया, DIMANZIA, डिमांजिया, कार्ल सावर, डिमांजिया। ये सारे लोग क्या हैं? इसमें ऑब्वियस डोमिनेट कौन कर लेगा? इन दिस थ्योरी ह्यूमन इज डोमिनेटिंग ओवर, ह्यूमन इज डोमिनेटिंग ओवर नेचर। तो इंसान जो होता है वो क्या करता है? चेंज कर सकता है नेचर को। ये दोनों थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी अपनी जगह गलत है। पहली थ्योरी हर चीज फिक्स है, ये भी गलत हो गया। इंसान चेंज कर सकता है, ये भी गलत हो। फिर नई थ्योरी जो आएगी, जिसको ज्यादा फोकस है, उसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी, NEO, नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी।
अप्रोच। ये अप्रोच बहुत काम का है, इसका नाम है ग्रिफिथ टेलर का अप्रोच। ग्रिफिथ, GRIFITH, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर का अप्रोच। इस अप्रोच का मतलब डैश करके लिख लो, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो अप्रोच। रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब क्या होता है? स्टॉप एंड गो, इसका मतलब क्या होता है तो लिखो। मतलब सीधी बात है, आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आइए, आप इस दुनिया के जो सोर्सेज हैं उसको यूज करिए उतना जितना आपको जरूरी है, और बाकी चीज को छोड़ करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप आगे बढ़ जाइए। ये अप्रोच है, सबसे बढ़िया अप्रोच है। भाई शादी में खाना खाने जाते आए तो आप जो आप प्लेट लेते हैं उस प्लेट में उतना लीजिए जितना, अब वहां तो सामने इतना रखा है, बट इसका मतलब थोड़ी कि पूरा उठा के अपनी थाली में, बहुत सारे लोग करते हैं, मूर्ख लोग देखे होंगे आप लोग तो नहीं हो, भर के रख लेते हैं, फिर देखो कितना वेस्ट निकलता है शादी में खाना। अगर आप सोचो, दिक्कत यह है कि आपने थाली में सब ले लिया, और दिक्कत यह कि आपने सब मिला भी दिया। प्रॉब्लम क्या है कि जो जिस आदमी को, अगर मान लीजिए, बट जैसे आजकल बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एनजीओ गूगल पे हैं जो कहते हैं कि अगर शादी का खाना बच गया है तो फेंकिए मत, उसको हमें कॉल कर दीजिए, हम आएंगे, वो डब्बे भी अपने साथ लेके आते हैं, पैकेजिंग पूरा लेके आते हैं, उसमें पैक करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में और डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। ये बड़ा अच्छा, मुझे, मैं इवन एक शादी में गया था कानपुर में, तो काफ़ी बच ही जाता है जनरली खाना, तो उनका मैंने यार इसका क्या किया जाए, तो वहाँ उन्होंने खुद ही कॉल किया, उनको पता नहीं, या तो पता रहता किस दिन कौन सी शादी कहाँ क्या रहता है, खुद कॉल किया मॉर्निंग में कि सर जो आपके पास है वो आप क्या कीजिए, अगर चाहिए आप, खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खत्म हुआ तो कूड़े में लोग डाल देते। अब वो कूड़े में जाता है तो सड़ता खाना, देखिए स्मेल करता है पूरा। उससे बेहतर है कि हम पैकेट्स हम लेके आएंगे, सब हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ये बात वेस्ट मत करिए। क्या बढ़िया अप्रोच है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका नंबर मैं लिया, हमके दिल्ली उल्ली में कुछ होगा तो मैं बताऊंगा भाई। तो ये होता है, बट देखा होगा आप लोगों ने, दिक्कत ये है कि अगर आपने प्लेट में सब आइटम ले लिए तो जब आपने जितना खाया खाया, बाकी जो छोड़ा वो तो मिल गया, मिलने के बाद फिर उसमें से दाल चावल सब्जी अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो उससे अच्छा है कि दाल उतनी लीजिए, चावल लीजिए, बाकी जब बच जाएगा तो दाल एक जगह, चावल एक जगह, सब्जी एक जगह, तो बेनिफिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे सीधी बात है, रिसोर्सेज को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज उतना यूज कीजिए जितना जरूरी है। कोयला आपने इस समय प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया की, इसमें था, इसका एग्जांपल गोल्ड का है, इंडिया में गोल्ड ऑलमोस्ट खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड इतना निकाल निकाल करके अपने घरों में भर लिया है। देखा आपने गोल्ड? अब दिक्कत यह है कि घरों में भरने के कारण गोल्ड आज कहां चला गया, 90,000 80,000 पहुंच रहा है गोल्ड, ये दिक्कत है। अब एक कॉमन पर्सन जो गरीब आदमी है, अगर उसको अपनी बिटिया की शादी करनी है, वो गोल्ड कहां से लाएगा? एक जिस बंदे की इनकम 20,000 30,000 महीना है राइट नाउ, आपको क्या लगता है कितना गोल्ड दे पाएगा? अगर आपको लगता है 20,000 आज के जमाने में किसकी हो, तो एक बार बाहर चले जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक से एक खिलाड़ी बीटेक करके बैठे हैं 20,000 रुपए में, और एक से एक जगह से। इस बार का डेटा देखा बॉम्बे आईटी का, बॉम्बे आईटी का क्या हाल हुआ है, 3 लाख रुपए पैकेज पे बॉम्बे आईटी वाले काम कर रहे हैं। 3 लाख का पैकेज का मतलब कितने रुपया, 25,000 रुपया महीना। समझ में आया साहब? उतने पे बॉम्बे आईआईटी, टॉप आईआईटी है इंडिया का, टॉप 5 में तो कम से कम बॉम्बे दिल्ली तो मिला के आते हैं। सोचिए, हाईएस्ट पैकेज गया है 80 लाख का, हाईएस्ट पैकेज, जो एक जमाने में बॉम्बे आईआईटी का लोएस्ट होता था। 80 लाख तो मिनिमम पैकेज होता था, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के पैकेज मिलते थे बच्चों को। सोचो 80 लाख का मैक्सिमम पैकेज मिला है। समझ में आएगा दुनियादारी क्या है? तो प्राइवेट का क्या हाल हो गया है। तो इसलिए तो 20-30 हजार, अब दिक्कत यह है कि 20-30 हजार वाली नौकरी बुराई नहीं है, बशर्ते दाल आपकी 200 रुपए किलो ना मिले। होगा क्या, रिसोर्सेज को यूटिलाइज आप इतना ज्यादा कर चुके हैं और कायदे में आपने यूटिलाइज कम किया, वेस्ट ज्यादा किया। गोल्ड, इसीलिए हमेशा एग्जांपल देता हूं, गोल्ड का क्या है, उठा उठा के खरीद खरीद के सब आपने घर में भर लिया। और अभी दिक्कत ये हो रखी है, अभी आपको लगता है जैसे आप लोग एज में हैं, शादी वाली एज में, जब धीरे धीरे पहुंचेंगे, शादी ब्याह की बात चलेगी घर वाले, तब देखेगा असली स्ट्रेस क्या होगा। भाई आज से 2 साल बाद गोल्ड, लोग कह रहे हैं कि 2030 तक गोल्ड करीब 1.5 लाख क्रॉस करेगा। अब हिसाब लगाइए, 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का गोल्ड होगा, और आज से 10 साल बाद, अब 2030 तक आपकी कितनी इनकम बढ़ जाएगी? नॉर्मल अगर रूटीन तो 6 साल में डबल होती है अप्रॉक्स, तो 6 साल में आपकी इनकम डबल है, गोल्ड कहां चला गया? अब आप हिसाब लगाओ, तो 30,000 वाला बंदा जो को 60,000 पहुंच गया होगा महीना, 70,000 महीना पहुंचा, अरे 1 लाख पहुंचा, तो गोल्ड आपका 1.5 लाख। अब सोचो कितना खरीदेगा वो। बात समझ में आ रहा है? ये दिक्कतें हैं। तो जितना यूज करना उतना करो, बाकी छोड़ दो यार। बाकी अगर बचा रहता, जैसे इंडिया में माइका है, अबरक, वो इतना ज्यादा भरा हुआ है जिसको कोई पूछता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी आप मार्केट में चले जाओ तो मार्केट में पपीता आप देखो फिका हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा। पपीता, पपाया जानते हो, बोलते 20-20 30 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि खाने, अमरूद देख रहे हो फिका ही हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा फायदा करता है, लेकिन शौक है लोगों को वो खाने का। वो कौन सा बता रहा था, वो गंदा वाला होता है, ड्रैगन फ्रूट, वो नहीं, अमीर लोग खाते हैं उसको। तो वहां से लेकर के, बंद करो बंद करो,
अमीर लोग वहां से खाते हैं, नहीं वो इम्पोर्टेड आइटम है। खाया आप लोगों ने ड्रैगन फ्रूट? देखो उसी की बात आ गई फिर। शादी में खाया? शादी में किसने कटवाया भैया ड्रैगन फ्रूट? है ड्रैगन फ्रूट लगवाया उसने? अरे तो वही तो मैं कह रहा, टेस्टलेस क्या वो, क्या ही बोलूं मैं उसको। मैं मैं बता ना, मैं एक ही बार लेकर के आया था खाली उसको। क्यों ले आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शौक के लिए। पहले खा के देखा, अच्छा ये भी कुछ खाने वाली चीज होती है, लेकिन कसम से आधा ही, वो पूरे घर वालों ने मिलके आधा नहीं खा पाए। 300 महंगा भी था, 300 रुपए का था। मैं क्या यार, फेंकना तो है नहीं भाई, खाओ इसे। किसी का मन नहीं कर रहा खाने का। कुछ तो हो, मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो, कुछ तो कुछ है ही नहीं जब। तो फिर भी खाया सबने, पैसे लगे थे भाई। तो अच्छा, आपने शादी में खाया? शादी में हाँ ये सही है, लेकिन ऐसे ड्रैगन फ्रूट जैसे 4-5 आइटम रखवा दो शादी में, झंझट ही खत्म। तो कुछ खाएगा भी नहीं कोई, और चुपचाप वापस हो जाएगा यार, आपका खाना भी बच गया। ये पॉइंट ठीक निकला यार। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के एस्पेक्ट से लिए बहुत काम आएगी आपकी। इसी को बोलते हैं, इसी को अप्रोच को बोलते हैं, जस्ट को दिस अप्रोच इज कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल अप्रोच। इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल अप्रोच, टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अप्रोच, यहीं से थ्योरी काम करती है। ये हुए 3 बेसिक अप्रोच, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया है आईयूसीएन ने। आईयूसीएन, आगे सब पढ़ोगे, बस नोट कर लो, 1987 में। सस्टेनेबल अप्रोच 1987 में। सिंपली भाषा में है बैलेंस बनाए रखना इन्वायरमेंट के बीच में और इंसान और एनवायरमेंट बीच एक बैलेंस, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। लिखो, इम्प्लीमेंटेड इन एजेंडा, इम्प्लीमेंटेड इन रियो मीटिंग। रियो की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंप्लीमेंट किया गया था। रियो मीटिंग 1992 में हुई है, इसको अर्थ समिट के नाम से डिनोट करते हैं। 1992 में हुई है, अर्थ समिट के नाम से इसको बोलते हैं, अर्थ समिट। आगे आपको बहुत फेमस मिलेगी, आपने सुना भी, रियो समिट में भी सुना हो, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसने टोटल 6 पॉइंट निकलते हैं। देखिए टोटल 6 डॉक्ट्राइन, 6 सिद्धांत निकल के आए। पहला टेक्निक है इको फ्रेंडली टेक्निक, इको फ्रेंडली टेक्निक। दूसरा 3E अप्रोच, 3E कैपिटल ई। तो ई 3 है, पहला लिखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सेकंड पॉइंट के अंदर ही है। इन्वायरमेंट हुआ पहला ई, दूसरा हुआ इकोलॉजिकल बैलेंस, और तीसरा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये 3 ई का अप्रोच काम करता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होना। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अच्छा, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में कोई डिफरेंस आपको पता है? दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, एक को संरक्षण बोलते हैं, एक को सुरक्षित करना बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सुना तो होगा दोनों वर्ड आपने। और हमारे अलग अलग एक्ट भी हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रॉपर एक्ट है। दोनों में क्या मतलब हुआ इसका? नहीं वैसे बता तो कॉमन सेंस से बताइए कि सर ये होना चाहिए जी। हाँ, कुछ हद तक ठीक जा रहे हो, ठीक बात, कुछ हद तक ठीक, और कुछ सही जा रहे हो, थोड़ा सा और उसमें ऐड कर लो। दोनों में से ज्यादा सिक्योर क्या है? कंजर्व करना, वो ज्यादा सिक्योर हो गया, पक्का।
मतलब दोनों में से जो ज़्यादा लाइट कौन सा है? लाइट का सेंस है मतलब ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, एक वर्ड हुआ। और नहीं ध्यान देंगे तो ठीक है, अभी है, मतलब ऐसा इश्यू नहीं है। समझ रहे हो डिफरेंस? कंजर्व नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। ओके, संरक्षित करना उससे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो उसको हमें प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसको हमें कंजर्व करना है। प्रिजर्व भी सुना आपने, प्रिजर्वेशन भी सुना है। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली exactly। अब आया समझ में? तो वो थोड़ी बहुत जो बची है उसको खाली क्या करना, अपने पास कहीं भी जाकर के इस तरीके की चीजों को क्या करना, यूज करना, रखना, ये आपका कहता है प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वर्ड आपने जो भी लिखा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सुरक्षित करना, इफेक्टिव करना। नेक्स्ट, इको लिटरेसी। इको लिटरेसी, इको लिटरेसी पारिस्थितिक साक्षरता। 6 हो गए क्या? ठीक, तो ये 6 डॉक्ट्राइन है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। चलो लिखो, बट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी एड सम अदर डायमेंशन ऑल्सो, वी कैन ऐड सम अदर डायमेंशन ऑल्सो, कुछ अदर डायमेंशन को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है, ये 6 तो हो गए एसडीजी वाले, बट उसके अलावा और आपसे पूछे कि आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला रीन्यूएबिलिटी, रीन्यूएबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, इंटरडिपेंडेंसी अंतर निर्भरता एक दूसरे के ऊपर, और कमिटमेंट, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट या सिंपली कमिटमेंट। ये सारी चीजें भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, डन। ये एसडीजी होता है। अब आपको एक काम जो इसमें करना है, फिर अगले टॉपिक में टॉपिक वाइज चलेंगे। एक काम जो आपको करना है वो लिख लीजिए, आपको कवर करना है एसडीजी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल्स के लिए एसडीजी। टोटल 17 है ये गोल, सुने सुनाए होंगे आपने, बहुत कॉमन गोल है एसडीजी, पढ़े भी होंगे कभी, तो पढ़े कॉलेज वॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जाता होगा ऐसे। एसडीजी 17 गोल हैं, ठीक है। इनको अचीव करना है 2030 तक, 2030 तक हमको इनको पा लेना है, अचीव कर लेना है। ऐसा एक टारगेट बेस्ड काम हो रहा है। लेट्स होप सो कि ऐसा मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। तो एसडीजी आपको कवर करना होगा, एसडीजी आ गया आपका, ठीक है, डन। अब यहीं पे आइए, फैक्ट्स। इकोलॉजी में फैक्ट्स आपके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का साथ ही साथ चलेंगे। इकोलॉजी में फैक्ट, हर एक चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, तो इस चैप्टर के फैक्ट्स लिख लीजिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 17 सितंबर 1985 राजीव गांधी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 17 सितंबर 1985 राजीव गांधी ने बनाई थी। दूसरा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत काम के लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट, गैप, गंगा एक्शन प्लान 85, 1985। नेक्स्ट, एंशियंट स्ट्रेटजी ऑफ फार्मिंग, एंशियंट स्ट्रेटजी ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की सबसे पुरानी स्ट्रेटजी ये है झूम कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट,
फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आप जानते हो इंग्लैंड में हुआ है, कॉमन है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट सिटी अंडरग्राउंड वाटर एंड, फर्स्ट सिटी अंडरग्राउंड वाटर एंड, पहला शहर जहां पर अंडरग्राउंड खत्म, वो है आपका ब्रुकलिन, यूएसए। यूएसए का ब्रुकलिन में खत्म, शहर ही पूरा खत्म हो गया था पानी के बाद। नेक्स्ट, आपने सुना होगा ओजोन डिप्लेशन, लिख लीजिए ओजोन डिप्लेशन। ये किसने खोजा था ओजोन डिप्लेशन को, तो लिख लीजिए ओजोन डिप्लेशन है जोसेफ फॉरमैन, जोसेफ फॉरमैन। नेक्स्ट, हाँ, हेल ऑफ यूएसए, हेल ऑफ यूएसए एक रिवर है, हेल ऑफ यूएसए किसको बोलते हैं, तो रिवर का नाम है टेनेसी रिवर, TNESEE, टेनेसी रिवर बहुत फेमस है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट, टेनेसी, TVC बोलते हैं, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, उसकी बेस्ड पे भारत में है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC। तो भारत का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट DVC है। नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया, बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया, गंगा। सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का सौरो जानते ही होंगे, दामोदर। बिहार का सौरो, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, 1984 कौन सी गैस थी, कौन सी, मीथेन साइनाइड, नहीं, MIC थी, लिख लीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत अच्छी मूवी बनी है, वेब सीरीज, आई थिंक रेलवे मैन शायद नाम है उसका, उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि गवर्नमेंट आपके बारे में क्या सोचती है, आप लोगों की कॉमन पर्सन की औकात सरकार की नज़र में क्या है, बहुत अच्छे से दिखाया गया। उनको घंटा फर्क पड़ने वाला क्या, मर गया जियो, वो केवल उन्होंने देखे रेलवे मैन, अच्छा बाकी लोगों ने नहीं देखी है, तो उसको देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट ने बाइकआउट कर दिया था स्टेशन, भोपाल स्टेशन को ही बाइकआउट कर दिया था कि इसके ना ट्रेन जाएगी ना आएगी, वहाँ पे जितने लोग हैं मर जाए कोई दिक्कत नहीं, सोचिए। तो गवर्नमेंट भी, अब अच्छा गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा गलती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो लोग आएंगे वो लेकर के आएंगे बीमारी, वो और समस्या है, फिर और जगह फैलेगी। कोविड में ये तो दिक्कत थी, तो इसलिए थोड़ा सा इस संभव ये है कि आपकी बचने की पॉसिबिलिटी आपके ही हाथ में है। जब आपका क्या होता है, कोविड था, तो कोविड में गवर्नमेंट तो क्या था, डेटा कम करने की कोशिश कर रही थी, बस बच गए तो ठीक है, नहीं तो आपका नाम क्या होगा, एक डिजिट कि एक बंदा और खत्म, आपकी लाइफ खत्म, समझ रहे। इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए। चेरनोबिल रिएक्टर हो गया, ठीक है, 3 माइल, अच्छा अच्छा वो डेटा तो मैंने दे दिया था आपको, डी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई है वो ब्रंट लैंड रिपोर्ट में आई है, ब्रंट लैंड। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 सेक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 सेक्टर हैं, सोलर, विंड, वेट सोलर, विंड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, डन। NEERI, NEERI नेरी नागपुर में है। Rio+5, Rio+5 समिट, Rio+5 ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क में 97 में। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनी है, तो 1987 में,
1987 में। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए। इसको किसी और नाम से भी डिनोट करते हैं, उसका नाम है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान। ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर 1 एंड हो जाता है। मतलब पहला बेसिक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसमें लिखने के लिए। इकोलॉजी में डेली लेक्चर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लिखने के लिए मेंस के। नंबर 1, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट in contrast to conventional energy generation, in contrast to conventional energy generation, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन के कंट्रास्ट में आपको बताना है। मतलब सिंपली भाषा में सोलर एनर्जी पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन, ये मैं कोशिश कीजिएगा लिखते रहिएगा। ठीक है, किसी भी दिन अचानक से आपको चेक करूंगा। दूसरा, हाँ, एनकैप, एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी एनकैप है, गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है, उस पर एक शॉर्ट नोट्स आया हुआ है। ये सिविल्स के और यूपी पीसीएस मेंस दोनों के मिला के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रखे हैं। तो एनकैप, इसी बहाने आपका क्या होगा कि कम से कम ये चीज़ें आ रखी हैं तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो एनकैप पे आपको नोट्स आया हुआ है करने के लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम करके। ठीक है, तो आज के 2 क्वेश्चन हो गए और आपका ये टॉपिक आज का हो गया।